चलिए जी, गुड इवनिंग। शुरू करें। सो लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने क्या सीखा था, कोई बताएगा? डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के दो मेथड, कौन से दो थे? और रिटर्न डाउन वैल्यू। ठीक है, कोई और नाम पता है इनके? मिस भारद्वाज एक मिनट, नाम था रिड्यूसिंग बैलेंस, WDV वाले। ठीक, वेरी गुड। ठीक है, क्या डिफरेंस होता है SLM और WDV में? करेक्ट। कैन आई से कि हम SLM में कॉस्ट पे डेप्री लगाते हैं और बुक वैल्यू पे डेप्री, ये हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था। तो अब दो मेथड कैलकुलेट करने के तो आपको समझ आ गए। अब हम देखेंगे कि जब आप कैलकुलेट कर लेते हैं तो उसे रिकॉर्ड कैसे करना है बुक्स में, राइट? दो मेथड अगेन यू हैव फॉर रिकॉर्डिंग। पहला मेथड डेप्रिसिएशन क्रेडिटेड टू एसेट अकाउंट और दूसरा मेथड डेप्रिसिएशन क्रेडिटेड टू प्रोविजन फॉर डेप्री। किसी को पता है ये क्या है? स्कूल में पढ़ा हो, कुछ आइडिया है ये क्या है? नहीं पता, ओके। चलिए, पहली मेथड अगर मैं कहूं तो आपको ऑलरेडी आती है, जर्नल में जब आपने जर्नल एंट्रीज की थी उससे आपने ये पहली मेथड सीख ली थी। एज इन, अगर मैं यहाँ पे आपको एक ट्रांजैक्शन दूं, मशीनरी ऑफ 10,000 और रादर आई राइट 1 लाख, मशीन ऑफ 1 लाख टू बी डेप्रिशिएटेड एट 10%। मिस्टर बोस, इसकी जर्नल एंट्री बताएंगे आप मुझे? 10% से इस मशीन को डेप्रिशिएट करना है, जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री चैप्टर में हमने पढ़ा था, राइट? क्या बनेगी एंट्री? डेप्रिसिएशन टू मशीनरी। ठीक है, डेप्रिसिएशन डेबिट क्यों हुआ और मशीन क्रेडिट क्यों हुई? मिस गिरधर, डेप्री एक्सपेंस है इसीलिए डेबिट हो गया, ठीक है। और मशीन क्रेडिट क्यों की? वो एसेट है और वो रिड्यूस हो रहा है। एक्सपेंसेस जब बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं, रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। एसेट जब कम होता है तो क्रेडिट होता है, अगेन रूल ऑफ अकाउंटिंग। यहां पे देखो क्या लिखा है, डेप्रिसिएशन अकाउंट इज क्रेडिटेड टू द एसेट इटसेल्फ। ये वाला पहला मेथड। जब आप डेप्रिसिएशन को कहां क्रेडिट करते हैं? मशीनरी अकाउंट में, उस पर्टिकुलर एसेट अकाउंट में जब आप डेप्री को क्रेडिट करते हैं, वो होता है पहला मेथड। समझ में आ रहा है सबको? अब दूसरा मेथड क्या लिखा है? अच्छा, एक चीज रिलेटेड टू दिस ओनली, डू यू अग्री कि हम हर साल ये एंट्री पास करेंगे? अगर हर साल 10,000 रुपए का डेप्री लगा रहे हैं तो हर साल हम ये एंट्री पास करेंगे, हाँ बोलो। और हर साल क्या होगा, इस एसेट की वैल्यू कम होती जाएगी। पहले आपने देखो, सबसे पहले जब ये एसेट खरीदा होगा आपने एंट्री पास की होगी, मशीनरी टू बैंक 1 लाख से, यस, ये एंट्री आपने पास की होगी। फिर ईयर एंड आया तो आपने क्या एंट्री पास कर दी? डेप्रिसिएशन टू रूपल। इसकी वैल्यू कितनी बच गई अब इस मशीन की हमारी बुक्स में? 90 बची। अब नेक्स्ट ईयर तुमने एक और एंट्री करी, मशीन टू बैंक, अब कितनी बच गई? 80। तीसरे साल फिर तुमने एंट्री करी मशीन टू बैंक, सॉरी डेप्री टू मशीन, तो कितनी बच गई? 70। सो दैट्स हाउ इट विल गो ऑन रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग, ठीक है। अब आज से 5 साल के बाद जो तुम्हारी बुक्स होंगी उसमें सिर्फ एक एंट्री होगी डेप्री टू मशीन से, यस। क्या आपको ये पता है कि ये एसेट कब खरीदा था, कितने में खरीदा था? अगर मैं सिर्फ 5th ईयर की बुक्स उठा के देखूं तो क्या आपको इसकी डिटेलिंग है कि ये एसेट कितने में खरीदा था, कब खरीदा था, आज तक मैंने कितना डेप्री लगाया? 5th ईयर की बुक्स में कोई भी डिटेल होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। समझ में आ रहा है? इस मेथड में एक लिमिटेशन क्या थी कि एक वक्त के बाद आपको यही नहीं पता होता कि एसेट कब खरीदा था, आज तक कितना डेप्री लगाया और क्या हुआ, से यस। इस मेथड की लिमिटेशन, करेक्ट। इसीलिए आया दूसरा मेथड। पहला मेथड समझ में आया? पहले मेथड में हम क्या करते हैं, जितनी बार हम डेप्री की एंट्री पास करते हैं एसेट की वैल्यू वहीं पे कम हो जाती है, से यस। और धीरे धीरे हर साल हम एक ही एंट्री को पास करते रहते हैं। आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड ऐसा होता है कि आपको पता ही नहीं कि आज तक कितना डेप्री लगा, कब ये खरीदा गया था, क्या इसकी कॉस्ट थी, कुछ नहीं पता, करेक्ट। हर साल नया लेजर बनता है। हमारे पास सिर्फ ओपनिंग बैलेंस होता है उस एसेट का। 5th ईयर का जब तेरा लेजर बनेगा तेरे पास ओपनिंग बैलेंस होगा 50,000,
और तू डेप्री लगा देना, तेरे को ये नहीं पता कि कब खरीदा था, कितने में खरीदा था, आज तक कितना डेप्री लगा, तो यस नहीं पता ना। तो इस लिमिटेशन को दूर करने के लिए हमारे पास दूसरी मेथड है। दूसरा मेथड क्या कहता है कि आप डेप्रीसिएशन को एक अलग से अकाउंट बनाओ जिसका नाम है प्रोविजन फॉर डेप्री। उसमें डेप्री को इकट्ठा करते चलो। उसमें क्या करना है, जैसे आपका पिगी बैंक होता है ना, उसमें आप पैसे इकट्ठे करते हो, वैसे ही आपको एक अकाउंट बनाना है जिसमें हर साल डेप्री को इकट्ठा करना है। आपने एसेट में से माइनस नहीं करना। समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल से बताते हो। ओके, लेट मी गिव यू एग्जाम्पल। देखिए, मैंने आपको फर्स्ट मेथड में क्या बताया, व्हेन डेप्री इज क्रेडिटेड टू एसेट अकाउंट में क्या समझाया। देखिए, आपकी हर साल पहली एंट्री क्या बनी, मशीनरी टू बैंक, फर्स्ट एंट्री। ईयर एंड आया, आपने एंट्री कर दी डेप्री टू मशीन, ये पहला साल हो गया। अगले साल फिर आपने सेम एंट्री करी डेप्री टू मशीन। थर्ड ईयर फिर सेम एंट्री करी डेप्री टू मशीन। ऐसे आप हर साल मशीन की वैल्यू रिड्यूस करते गए करते गए करते गए, और एक वक्त आया जब आपको यही नहीं पता था ये एसेट कब खरीदा था, कितना डेप्री लगा, कुछ नहीं पता। अगर मैं आपसे रूपल पूछ लूं 5 साल के बाद कि बेटा ये एसेट तूने कब खरीदा था, पता नहीं। आज तक कितना डेप्री लगा, पता नहीं। फिर भी नहीं पता, हर साल तेरा 10,000 डेप्री लग रहा है, ठीक है, तो भी तेरे को रिवर्स कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी ना। क्या अच्छा अभी 50,000 बचा है, हर साल मैं 10,000 लगा रही हूँ, इस रेट से लगा रही हूँ, तो भी एट फ्रंट तो तुझे नहीं पता ना कि भाई रिवर्स कैलकुलेशन हम कर लेंगे, वो मैं बात से अग्री कर रही हूँ। बट सिर्फ 5th ईयर का लेजर देख के तुम इमीडिएटली बता सकते हो कि ये कॉस्ट थी और आज तक इतना डेप्री लगा। मैं 2 क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि क्या इस एसेट की कॉस्ट थी और आज तक तूने कितना डेप्री लगाया। क्या ये मेथड तुम्हें बता सकता है आज से 5 साल बाद? नहीं बता सकता। अब दूसरे मेथड को देखो, when डेप्री इज क्रेडिटेड टू एक्यूमुलेटेड डेप्री कह लो या प्रोविजन फॉर डेप्री, एक ही बात है। एक नाम है एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट और यू कैन ऑल्सो कॉल इट प्रोविजन फॉर डेप्री। 2 नाम है बच्चे, आप किसी भी नाम से बुला लीजिए इसे। अब इसमें क्या होगा देखिए, पहली एंट्री तो सेम है जब आपने एसेट खरीदा था, नो चेंज, मशीन टू बैंक। फर्स्ट एंट्री ध्यान से देखना, 1 लाख की मशीन खरीदी, हमने एंट्री कर दी मशीन टू बैंक। सॉरी, यहाँ पे ठीक है जी। अब फर्स्ट ईयर के एंड पे जब डेप्री लगेगा तो क्या एंट्री होगी? डेप्रीसिएशन तो डेबिट होगा ही, नो डाउट, बिकॉज वो एक्सपेंस है। ये सेम है, यहां भी डेप्री डेबिट हो रहा है, यहां भी, लेकिन क्रेडिट बदल जाएगा। क्या लिखेंगे हम? यहां लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डेप्री 10,000। ठीक है, 1 साल खत्म हो गया। अब आप बोलोगे कि मैम मुझे बुक वैल्यू कैसे पता चलेगी, क्योंकि मैंने तो माइनस किया ही नहीं ना, एसेट को कम नहीं किया। देखो मशीन मेरा यहाँ डेबिट हुआ, लेकिन उसके बाद आगे क्रेडिट ही नहीं होगा। दिख रहा है आपको? हम हर साल डेप्री के लिए क्या एंट्री पास करेंगे? डेप्रीसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्री। फिर तीसरे साल फिर एंट्री करेंगे डेप्रीसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्री। अब देखिए हम कर क्या रहे हैं, हर साल 10,000 का डेप्री तो डेबिट कर रहे हैं खर्चों में, लेकिन उसे एसेट में से माइनस नहीं कर रहे। इसको एक इस तरीके से समझो सिंप्लीफाई करने के लिए कि ये जो प्रोविजन फॉर डेप्री है ना, ये एक बॉक्स है। क्या है? इस डब्बे में आप हर साल 10,000 का डेप्री डालते हो। पहली साल डाला, फिर दूसरी साल डाला, तीसरी साल डाला, चौथी साल डाला। देखो अगर मैं 5 साल बाद आपसे पूछूं कि इस एसेट की कॉस्ट क्या है, आप बोलोगे 1 लाख। क्यों? क्योंकि मशीन की वैल्यू आपकी बुक्स में 1 लाख ही दिख रही है। इट इज शोन एट कॉस्ट। क्यों 1 लाख पे दिख रही है? क्योंकि आपने कभी भी उसे क्रेडिट किया ही नहीं। से यस, 5 साल में आपने मशीन को कभी भी क्रेडिट किया ही नहीं, तो जो मशीन में दिख रहा है वो उसकी कॉस्ट है। से यस। और इस डब्बे को चेक करो, कितना डेप्री इकट्ठा हो गया?
1 लाख की कॉस्ट माइनस 50,000 का डेप्री, बुक वैल्यू कितनी हो गई? यानी इसमें भी 50,000 की बुक वैल्यू दिखेगी, इसमें भी 50,000 की। फर्क सिर्फ इतना है, यहां पे तुम्हें सिर्फ ये पता होगा कि मेरी बुक वैल्यू 50,000 है, यहां पे तुम्हें ये भी पता होगा कि 1 लाख की कॉस्ट है, 50,000 आज तक का डेप्री है। दैट्स हाउ इट इज 50। रिवर्स कैलकुलेशन कर नहीं करनी ना, मैं वही बता रही हूँ। एट अ ग्लैंस आप बता पाओगे इस केस में, ऐसे बता पाएंगे। मशीन में जितनी भी आपकी वैल्यू दिख रही है, मशीन का जो भी बैलेंस है वो कॉस्ट है। क्यों कॉस्ट है? क्योंकि तूने डेप्री घटाया ही नहीं मशीन में से तो, और तेरा जो डेप्री आज तक जितना टोटल डेप्री लगाया वो तेरे इस डब्बे में चेक कर ले। समझ आ रहा है? देखो दोबारा बताऊं, मशीन की जो वैल्यू दिख रही है वो उसकी कॉस्ट है। क्यों? क्योंकि हमने उसको कम किया ही नहीं कभी भी। और आज तक कितना डेप्री लगा वो इस डब्बे में जाके चेक कर लो। हमें जब काउंट करना होता है हमारे पास कितने रुपए, हम पिगी बैंक चेक करते हैं ना, तो आज तक कितना डेप्री लगाया वो इसमें चेक कर लो। तो दिस कॉस्ट माइनस दिस गिव्स यू बुक वैल्यू। आंसर दोनों में सेम होगा। ये भी आपको बताएगा कि 50,000 की बुक वैल्यू है, लेकिन ये क्या बताएगा? 1 लाख की कॉस्ट थी, आज तक मैंने 50 का डेप्री लगाया, इसीलिए मेरी बुक वैल्यू कितनी है। विच मेथड इज बेटर? दिस वन, एक्यूमुलेटेड। हाँ बोलिए। आप उल्टा बोल रहे हो। प्रूडेंस कहता है कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हो। प्रोविजन सुनो, डेप्रिसिएशन होता क्या है बच्चे? मैंने आपको बताया था कि डेप्री हम लगाते हैं फ्यूचर में होने वाले खर्चे के लिए, कि भाई मेरे को ये एसेट रिप्लेस करना पड़ेगा, उस वक्त मेरे पास पैसे होंगे। तो प्रूडेंस यही तो कहता है फ्यूचर लॉसेस को आज से प्रोवाइड करो। तो जो आप बोल रहे हो वो बिल्कुल सही बोल रहे हो कि, लेकिन प्रूडेंस आपसे ये कहता है कि इसे करो, प्रूडेंस करने को मना नहीं करता। समझ में आ रहा है? सो इसीलिए ये मैंडेटरी है। आपको समझ आया दोनों मेथड में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इतना सा है, यहाँ पे एंट्री होगी डेप्री टू मशीन या डेप्री टू एसेट, जिस भी एसेट के बारे में आप बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम उस एसेट को हैम्पर नहीं करेंगे, हम एक डब्बा बना लेंगे जिसे हम कहेंगे प्रोविजन फॉर डेप्री। इसे एक्यूमुलेटेड, एक्यूमुलेटेड वर्ड का क्या मतलब होता है? इकट्ठा करना। एक्यूमुलेशन यानी किसी चीज को इकट्ठा करना। तो हम क्या कर रहे हैं, हर साल यहाँ पे डेप्री को इकट्ठा करते जा रहे हैं, और जब हम इस एसेट को बेचेंगे उस दिन हम देख लेंगे कि ये कॉस्ट है, इतना डेप्री इकट्ठा हो रखा है, तो कॉस्ट माइनस इकट्ठा किया हुआ डेप्री इसकी बुक वैल्यू है। समझ में आया जैन साहब? समझ में आ रहा है? तो दो मेथड आपने कैलकुलेट करने के सीखे और दो मेथड आपने रिकॉर्ड करने के सीखे। अब जैसे मान लीजिए आपने एसएलएम से कैलकुलेट किया कि भाई हर साल का 10,000 डेप्री बन रहा है, चाहे आप इस मेथड से रिकॉर्ड कर लीजिए चाहे इससे कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर या तो आप अगर WDV से सॉल्व कर रहे हैं, मान लो WDV का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो WDV से कैलकुलेट करो, फिर चाहे ऐसे रिकॉर्ड करो या ऐसे, एग्जाम में वो आपको बताएंगे कि कौन सा मेथड करना है। ठीक है जी? जब तक इस मेथड के बारे में कुछ ना बोला हो, गो विद दिस। खुद से ये वाला मेथड नहीं करना है। ये जो इकट्ठा करने वाला डेप्रिसिएशन है, जब तक क्वेश्चन ना बोले, डोंट गो विद इट, सिंपली गो विद दिस। हर साल बुक वैल्यू कम करते रहो करते रहो करते रहो। ठीक है? कोई दिक्कत? दोबारा बताना है पक्का? तनेजा जी दोबारा बताओ, समझ आ गया? हाँ बताइए। करेक्ट। ये क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ रीवैल्यूइंग योर एसेट्स, तो वो रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू होता है, वो 12th में सीखिएगा। करेक्ट? एनीथिंग एल्स आई कैन हेल्प यू विद? मिस भारद्वाज, मिस्टर जैन? ठीक है। हाँ, जिस दिन आपको मशीन को बेचना हो तो आपको चाहिएगा कि भाई इसकी बुक वैल्यू कितनी है, तो आप क्या कीजिए, मशीन की कॉस्ट आपके पास है, इकट्ठा किया हुआ डेप्री है, कॉस्ट माइनस डेप्री विल गिव यू बुक वैल्यू। का मतलब क्या समझाया था? कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन टिल डेट इज बुक वैल्यू। आपको बुक वैल्यू मिल गई, मान लो इसकी बुक वैल्यू 20,000 की निकल रही है, आपने इसको बेच दिया 25 में, 5,000 का गेन हो गया।
अगर 20 की बुक वैल्यू को 15 में बेच दिया, 5,000 का लॉस हो गया। सिंपल है, सॉर्टेड। दो मेथड समझ में आ गए। चलिए क्विकली एक बार रीड कर लेते हैं हमारी नोट्स में क्या लिखा हुआ है, बताइए। देखिए प्रैक्टिकली अगर मैं आपको बताऊं तो एसेट डिस्कार्ड तो हो ही जाता है, समझ रहे हैं आप, कबाड़ी में तो वो बिक ही जाता है। जो भी है, मान लो आपकी गाड़ी भी है, अगर आप 15 साल यूज कर लेते हो तो भी 40-50 हजार में बिक जाती है ना। तो जीरो हो जाना आई डोंट अग्री, एक्सेप्ट कि बहुत ही मेजर एक्सीडेंट हो गया, कोई बिल्कुल ही जल के राख हो गया वाली बात हो तो एक अलग मुद्दा है, अदरवाइज जीरो कभी नहीं होता। कबाड़ी में भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मान लो आप एक बात बताओ, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे किया था हमने? कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन एन किया था। जिस भी रेट में आप खरीद के लाए माइनस एक एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, तो स्क्रैप वैल्यू तो हमने पहले ही छोड़ दी ना। मान लो 1 लाख की मशीन खरीदी, उसका 10,000 का स्क्रैप वैल्यू है, तो 1 लाख माइनस 10,090 आया, उसको हम स्प्रेड करते हैं ओवर लाइफ, तो जीरो तो हम उसमें भी नहीं कर रहे, पहले ही कॉस्ट इंपैक्ट से हटा दे रहे हैं उसको। समझ में आ रहा है? तो ऑन लाइक विथ पीरियड इट विल रीच टू रेसिडुअल वैल्यू, इट विल नॉट रीच टू जीरो। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, एक बार क्विकली रीड करते हैं मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्री। इन बुक्स ऑफ अकाउंट डेप्री कैन बी रिकॉर्डेड बाय एनी ऑफ द टू फॉलोइंग मेथड। फर्स्ट, डेप्री इज क्रेडिटेड टू एसेट, अनदर डेप्री इज क्रेडिटेड टू प्रोविजन फॉर डेप्री, जिसे आप एक और नाम से बुला सकते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब सवाल उठता है कि मैम मुझे पता कैसे चलेगा कि कौन सी मेथड पूछी है? तो अगर वो आपसे कहते हैं प्रिपेयर मशीन अकाउंट फॉर 3 years, पहला मेथड। अगर वो आपसे कहते हैं प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, अपने आप ही दूसरा हो गया। लॉजिकल है, क्योंकि फर्स्ट मेथड में तो ऐसा कोई अलग डब्बा बनता ही नहीं है जिसमें हम डेप्री इकट्ठा करें, कुछ होता ही नहीं है। तो दैट्स हाउ यू विल बी एबल टू मेक आउट के क्या पूछा है। चलिए पहला मेथड पढ़ते हैं। डेप्रिसिएशन इज क्रेडिटेड टू एसेट अकाउंट। अंडर दिस मेथड डेप्री इज क्रेडिटेड टू एसेट। डेप्रिसिएशन अकाउंट बीइंग अ नॉमिनल अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू पीएनएल एट द ईयर एंड। बच्चों ये ईयर एंड की बात हो रही है कि जब साल खत्म हो जाता है, जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो तो डेप्रिसिएशन को कहाँ डेबिट किया जाता है? पीएनएल में, डेबिट साइड, एक्सपेंस हम यहाँ पे लिखते हैं टू डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन कोई भी मेथड हो पीएनएल में डेबिट होगा ही, बीइंग एक्सपेंस, क्योंकि देखो आपने डेबिट तो दोनों मेथड किया ना, चाहे फर्स्ट मेथड हो चाहे सेकेंड, डेप्रिसिएशन तो डेबिट हुआ, से यस, तो जो एक्सपेंस डेबिट हुआ वो तो पीएनएल में आएगा ही। इन द बैलेंस शीट एसेट इज रिकॉर्डेड एट इट्स दैट इज कॉस्ट माइनस, हम हर साल क्या करेंगे? एसेट में से माइनस कर देंगे। क्या करेंगे? एवरी ईयर वी विल डिडक्ट फ्रॉम एसेट द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट एंड टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन दैट हैज बीन प्रोवाइडेड टिल डेट कैन नॉट बी एसेटेड। मैंने आपको बताया ये फर्स्ट मेथड आपको ये चीज नहीं बता पाएगी फ्रॉम द बैलेंस शीट इफ दिस मेथड इज फॉलोड। आपको बोला है कि अगर आप ये वाली मेथड फॉलो करेंगे तो आपको ये नहीं पता होगा कि मेरे एसेट की कॉस्ट कितनी है, मैंने आज तक डेप्री कितना लगाया, कुछ भी नहीं पता चलेगा। सिर्फ क्या पता चलेगा? बुक वैल्यू, दैट्स इट। द जर्नल एंट्री फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन इज डेप्री टू एसेट। फिर वो जो भी एसेट हो, आपने चाहे मशीन खरीदी हो, फर्नीचर खरीदा हो, वैन खरीदा हो, कार खरीदा हो, वट एवर द एसेट इज, उसका नाम आएगा। एंट्री क्या बनेगी? डेप्रिसिएशन टू एसेट। फिर से बोलो, डेप्रिसिएशन टू एसेट। और जब साल खत्म हो जाएगा तो ये डेप्री कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? पीएनएल टू, ये दोनों मेथड में होगा। ठीक है, दूसरा मेथड देखते हैं। डेप्रिसिएशन इज क्रेडिटेड टू प्रोविजन फॉर डेप्री, इसके ब्रैकेट में लिखते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्री, इसका एक और नाम है इकट्ठा किया हुआ डेप्रिसिएशन। ठीक है, अंडर दिस मेथड डेप्री इज नॉट क्रेडिटेड टू एसेट बट
it is credited to provision for debris which is also called accumulated depreciation. In the balance sheet, asset is shown at original cost. क्योंकि हम एसेट की दूसरी एंट्री पास ही नहीं कर रहे, एसेट को क्रेडिट कर ही नहीं रहे किसी भी एंट्री में, तो जो एसेट का बैलेंस होगा वही उसकी कॉस्ट होगी. से यस, लेस द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड टिल डेट विल बी क्रेडिटेड टू, यानी हमारे इस डब्बे में जो डेप्री होगा उसका बैलेंस हम अलग से दिखाएंगे कि ये मेरा प्रोविजन फॉर डेप्री है. तो बैलेंस शीट में कैसे दिखेगा, देखो फर्स्ट मेथड की जो बैलेंस शीट होगी वहां पे आपको सिर्फ ऐसे दिखेगा, मशीन की वैल्यू 50,000, अगर मान लो 50,000 बचा है आफ्टर ऑल डेप्रिसिएशन, तो फर्स्ट मेथड में इतना ही दिखेगा. सेकेंड मेथड में बैलेंस शीट कैसी दिखेगी, पेंसिल बहुत मोटा क्यों चल रहा है, फिर भी मोटा चल रहा है. बैलेंस शीट कैसी दिखेगी, यहां दिखेगा मशीन 1 लाख, यानी ये क्या है कॉस्ट, माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्री 50, इसीलिए बुक वैल्यू कितनी है, तो देखो इतना डिफरेंस है फर्स्ट और सेकंड मेथड में. समझ में आ रहा है आपको, यहाँ पे सिर्फ बुक वैल्यू दिखेगी कि मेरे पास इतनी बची हुई है, यहाँ क्या दिखेगा कि ये कॉस्ट है, इतना इकट्ठा किया हुआ डेप्री है, तो इसीलिए ये वैल्यू. आंसर सेम होगा दोनों का, आंसर में अंतर नहीं होगा, बुक वैल्यू दोनों के हिसाब से सेम होगी, पर सिर्फ लिखने का तरीका अलग. Thus the original cost of asset, इस लाइन को ध्यान से पढ़ें, thus the original cost of asset that is 1 lakh and the total amount of depreciation charge, अभी तक कितना डेप्री लगा लिया हमने 50, can be known from the balance sheet. समझ में आ रहा है. अब ये एक इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेते हैं क्या लिखा है. देखो एक मैंने आपको लिखने का तरीका बताया कि मशीन की कॉस्ट लिखो माइनस इकट्ठा किया हुआ डेप्री लिख दो और बता दो कि इसीलिए 50,000 की बुक वैल्यू है. दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कि ये बैलेंस शीट है, यहाँ पे लिखो मशीन 1 लाख और ये एसेट साइड है, राइट. लायबिलिटी साइड में लिखो प्रोविजन फॉर डेप्री 50. तो देखिए आप यहां से माइनस करें या ऑपोजिट साइड पे लिखे एक ही बात है, बैलेंस शीट मैच हो जाएगी. समझ में आ रहा है आपको. प्रोविजन इज अ लायबिलिटी, इट्स अ फ्यूचर लॉस. लायबिलिटी क्या होती है, करेक्ट. तो ये कह रहे हैं कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि मशीन में से माइनस करके दिखाएं, या फिर आप मशीन को यहां लिख दें और लायबिलिटी में लिख दें प्रोविजन. बात तो एक ही हो गई ना, किसी चीज को डेबिट में से माइनस करना या क्रेडिट कर देना, बात तो एक ही है. ओके, ऑल्टरनेटिवली एसेट मे बी शोन एट अ ग्रॉस वैल्यू ऑन द एसेट साइड एंड प्रोविजन इज शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट. बच्चों ये चैप्टर 1 में पढ़ा था कि बैलेंस शीट ऐसी होती है, एसेट लायबिलिटी, ठीक है. द जर्नल एंट्रीज आर एज फॉलोज. हमारी दूसरी मेथड की जर्नल एंट्री कैसी है, देखो डेप्रिसिएशन तो डेबिट होगा बिकॉज दिस इज एन एक्सपेंस. प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आएगा, यहाँ पे हम एसेट अकाउंट नहीं लिखेंगे. क्या करेंगे, एक डब्बा बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे प्रोविजन फॉर डेप्री. हर साल उसमें डेप्रिसिएशन को इकट्ठा करते रहेंगे. याद रहेगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया. यू नॉट वेल, तबियत ठीक है, वेदर ही ऐसा हो रहा है, सारे बच्चे बीमार हो रहे हैं. और ये एंट्री तो ईयर एंड पे आएगी ही, ये डेप्रिसिएशन पीएनएल में चला जाएगा. क्लोजिंग एंट्री, अगर आपसे पूछा जाए गिव क्लोजिंग एंट्री फॉर डेप्रिसिएशन तो क्या लिखोगे, पीएनएल टू डेप्री. बच्चों यहां तक कोई डाउट है तो मुझे बताओ. एक्यूमुलेटेड डेप्री या तो प्रोविजन फॉर डेप्री विल शो द टोटल डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन फिक्स्ड एसेट टिल डेट, यानी आज तक मैंने इस एसेट पे कितना डेप्री लगाया वो कहां से पता चल जाएगा, इस अकाउंट के बैलेंस से. समझ में आ रहा है. अगर आप इसको एक डब्बे की तरह सोचेंगे जिसमें आप डेप्री इकट्ठा कर रहे हैं तो ये बहुत आसानी से हो जाएगा. चले आगे चले, ये तो हमने कर लिया था,
ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अब आपको दो चीजें बताई हुई हैं कि जब भी हम एसेट को सेल करते हैं, जैसे मान लीजिए एसेट पुराना हो गया, अब आपको यूज नहीं करना है, सो आप सबसे पहले उसकी बुक वैल्यू चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? बुक वैल्यू। अब अगर आप बुक वैल्यू से ऊपर में सेल कर पाते हैं तो वो जो डिफरेंस होगा बुक वैल्यू और सेल प्राइस का, वो क्या होगा? गेन। गेन। और अगर बुक वैल्यू से कम में बेच पाए तो वो क्या होगा? लॉस। चलिए रीड करते हैं। When the asset is sold, we have to calculate the book value of the asset on the date of sale. If asset is sold at a price more than book value, it results into gain. And अच्छा, वो लॉस अलग से दिया हुआ है, मैं बता देती हूँ। अगर लॉस में बेचेंगे, क्यों हिल रहा है स्क्रीन अपने आप? ओके, अगर ज्यादा में बेच देंगे, इसको शॉर्ट में लिख लीजिए, इतना सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। If sale value is greater than book value, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? गेन। से यस। और अगर सिचुएशन रिवर्स है, सेल वैल्यू इज लेस देन बुक वैल्यू होगा, तो क्या होगा? लॉस। समझ में आ रहा है आपको? किसको कंपेयर करना है? सेल वैल्यू एंड, सीधे बैठ, सीधे बैठ, पीछे हो, मजे से बैठिए, फोन आ रहा है, छोड़ दो। ओके, तो अब देखिए एंट्री देखते हैं यहाँ पे। अगर मैं कहूं आपसे कि 20,000 की बुक वैल्यू की मशीन थी और आपने 25,000 में बेच दी, जर्नल एंट्री कैसे बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट 25, मेरी मशीन की वैल्यू कितनी बची हुई है? 20, और गेन कितना हो गया मेरे को? बच्चे आपने पढ़ा था ना, ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड एंड ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिटेड। तो मेरा गेन है इसीलिए क्रेडिट हो गया। अब मुझे बताओ, जब आप साल के एंड पे पीएनएल बनाओगे तो ये गेन डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? क्रेडिट। ये आपका पीएनएल अकाउंट होता है, इसके डेबिट में सारे एक्सपेंसेस होते हैं और क्रेडिट में क्या होती है? इनकम्स। तो ये गेन कहाँ चला जाएगा? पीएनएल के क्रेडिट साइड में। तो इसकी क्लोजिंग एंट्री दे रखी है, गेन ऑन सेल ऑफ मशीन टू पीएनएल। पीएनएल क्रेडिट हो रहा है ना, तो ये एंट्री हो गई क्लोजिंग। ये हमारा जो गेन हुआ वो पीएनएल में जाके क्लोज हो गया। और लॉस है तो क्या होगा? बैंक, अच्छा इस एग्जांपल लेते हैं, 20,000 की मशीन अगर मैंने 18,000 में बेची, बैंक कितना आया? 18, लॉस कितना हो गया? 2,000। मशीन कितने की चली गई? 20, और ये लॉस पीएनएल में डेबिट हो जाएगा। से यस। तो ये एंट्री रिपीट हो गई, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। समझ में आ रहा है बच्चों? कोई दिक्कत है? हो गया? क्या है बताओ, मुझे बताओ, स्क्रॉल करो। हाँ बताओ बेटा, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिटेड। ऐसे सवाल मत पूछो मिस गिरधर। ओके, आप नींद में हो? क्यों सोए नहीं रात को? ओके, मूविंग टू नेक्स्ट थ्योरी पार्ट, डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्री। डेप्री और प्रोविजन फॉर डेप्री में क्या अंतर है? सो ये एक नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट, रियल, नॉमिनल, पर्सनल पढ़ा था। एक्सपेंस, तो डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस अकाउंट है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो है ये एक वैल्यूएशन अकाउंट है, इसको मैं लायबिलिटी पे भी लिख सकती हूँ। ठीक है जी। वैल्यूएशन अकाउंट क्यों बोला है? क्योंकि हम एसेट का वैल्यू करने के लिए इसे क्रिएट करते हैं, इसीलिए बोला है। दिस विल ऑलवेज हैव अ डेबिट बैलेंस, दिस विल ऑलवेज हैव अ, ये एक ऐसा डब्बा है जिसमें आप डेप्री को इकट्ठा कर रहे हो। एसेट में से माइनस ना करके आप इस डब्बे में इकट्ठा कर रहे हो, सिंपल है। सो दिस विल ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस। इट्स अ टेम्पररी अकाउंट एंड इट इज अ परमानेंट अकाउंट। मुझे कोई ये पॉइंट समझाओ, क्या कहना चाह रहा है ये कि डेप्रिसिएशन जो होता है टेम्पररी अकाउंट होता है और
प्रोविजन जो होता है परमानेंट अकाउंट होता है। कुछ गलत तो नहीं लिख दिया? करेक्ट, वेरी गुड। डेप्रिसिएशन जो होता है ये हमारा 1 साल का एक्सपेंस है, पीएनएल में क्लोज कर दिया जाता है, जबकि प्रोविजन हमारी बैलेंस शीट में रहता है जब तक ये एसेट बिक नहीं जाता। करेक्ट, सो इट्स अ परमानेंट अकाउंट। दिस अकाउंट इज ओपनड व्हेन एन एसेट इज शोन एट द रिटन डाउन वैल्यू। दिस अकाउंट इज ओपनड व्हेन एसेट इज शोन एट इट्स, बट आई डोंट अग्री विद दिस पॉइंट। हो सकता है कुछ टाइपिंग, क्योंकि ये तो दिस अकाउंट इज ओपनड व्हेन एसेट इज शोन एट रिटन डाउन एंड ऑल्सो व्हेन शोन एट ओरिजिनल कॉस्ट, ऐसे ऐड करो, क्योंकि डेप्री तो हम दोनों ही में ओपन करते हैं ना, चाहे कोई भी मेथड हो, डेप्री तो डेबिट होता ही है, दूसरी मेथड में ये क्रेडिट होता है। ओके, दिस अकाउंट इज चार्ज अगेंस्ट द एसेट्स, दिस अकाउंट इज नॉट चार्ज अगेंस्ट द assets. This account appears in P&L but not in balance sheet. Very important point. This account will appear in, ये कह रहे हैं ये अकाउंट P&L में दिखेगा और ये कहां दिखेगा? सॉरी, पार्डन, हाँ कह सकते हो, करेक्ट, गुड इंटरप्रिटेशन। वेट करो, बात समझ में आई बच्चे? एक बारी से रीड कर लो, गो थ्रू कर लो, इंपॉर्टेंट है। चलिए जी बच्चों, ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था हालांकि, बट हमने डिटेल में रीड नहीं किया था। मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्री, देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्री, डिफरेंट मेथड्स आर सूटेबल इन डिफरेंट केसेस। किस टाइप का आपका बिजनेस है, किस एसेट की हम डेप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे मेथड्स हैं, पर आपके सिलेबस में सिर्फ 2 है। कौन से 2? SLM और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। देखिए जनरली जो एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे ना, वहां पे आपको रेट कैलकुलेट करके दिया होगा। वो बोलेंगे कि आपको ये एसेट है, अभी खरीदा था आपने, इसका मशीन अकाउंट बनाना है और रेट ऑफ डेप्री है 10% SLM, या तो रेट ऑफ डेप्री है 8% WDV, जो भी रेट होगा XYZ, आपको वो रेट कैलकुलेट करके देंगे कि बेटा ये रेट है, SLM से इसको डेप्रिशिएट कर दो। तो रेट और आपको मेथड दिया हुआ है, तो आपने क्या करना है, SLM है तो कॉस्ट पे वही परसेंटेज लगाओ हर साल, और WDV है तो बुक वैल्यू पे वही परसेंटेज लगाओ। ठीक है, लेकिन सवाल उठता है कि मैम ये रेट आता कहाँ से है, कैलकुलेट कैसे किया जाता है इसे। ठीक है, तो हम थोड़ा सा देखते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है सिलेबस को लेके, बट पता होना चाहिए कि कहाँ से आया। ठीक है, क्वेश्चन आपको 110% रेट देगा कि ये रेट है, इससे डेप्रिशिएट कर दे, रेट भी देगा मेथड भी देगा। ठीक है, कि SLM या WDV, बट हम देख लेते हैं कि कैसे कैलकुलेट होता है। लेट्स सी हाउ द रेट इज कैलकुलेटेड। दिस मेथड इज ऑल्सो टर्म्ड एज, SLM की बात कर रहे हैं, ओरिजिनल कॉस्ट इक्वल इंस्टॉलमेंट फिक्स, ये सब मैंने लास्ट लेक्चर में करवाया था। अंडर दिस मेथड डेप्री इज कैलकुलेटेड ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एन एसेट एट अ फिक्स्ड परसेंटेज। लेकिन ये परसेंटेज कहां से आएगी? सो द अमाउंट ऑफ डेप्री इज यूनिफॉर्म एवरी ईयर। डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग स्क्रैप वैल्यू फ्रॉम द ओरिजिनल कॉस्ट एंड देन डिवाइडिंग रिमेनिंग बैलेंस बाय द नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ इट्स लाइफ। तो फॉर्मूला क्या बना बच्चों? कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन लाइफ। ठीक है, क्या फॉर्मूला बना? डेप्रिसिएशन कैसे, पर ईयर का डेप्री कैसे कैलकुलेट होता है? कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन लाइफ। समझ में आ गया? ये तो हो गया अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। अब अगर आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करने को कहूं तो जो भी आपका ये डेप्रिसिएशन का अमाउंट आया, डेप्रिसिएशन अपॉन टोटल कॉस्ट इनटू 100, तो ये कन्वर्ट हो गया परसेंटेज में। से यस है ना, एक अमाउंट है आपके पास डेप्रिसिएशन का और आपके पास उस एसेट की कॉस्ट है, इनटू 100 करो, आपको रेट मिल गया। से यस कि हर साल कितने रेट से इसको डेप्रिशिएट करना है, सिंपल है। सो दैट्स हाउ द रेट इज कैलकुलेटेड। सी फ्रैंकली स्पीकिंग आपके पेपर में कोई नहीं पूछने वाला कि बेटा रेट कैलकुलेट कर। ठीक है, वो पूरे 6 नंबर का क्वेश्चन आता है कि हमने इस दिन ये एसेट खरीदा था, फिर हमने 2 साल बाद और खरीद लिया, 3 साल के बाद पुराना वाला बेच दिया,
चौथे साल में दूसरा एक और खरीद लिया, ये रेट ऑफ डेप्री है। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 3 इयर्स। समझ में आ रहा है? ऐसे 3-4 एसेट आपने इंटरवल पे खरीदे होंगे और उसका आपने बनाना होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बट नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू आपको पता होना चाहिए कि अच्छा ऐसे ये डेप्री का रेट कैलकुलेट हुआ है। सिंपल है। पूछे जाने के चांसेस नील बटे सन्नाटा, नहीं पूछेंगे, ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आएगा वो 6 मार्कर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, जो थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा टेक्निकल होगा। एज इन मतलब वो 4 मशीन के बारे में बता देंगे कि इस बंदे ने अभी एक मशीन खरीदी, फिर 6 महीने बाद एक और खरीद ली, 6 महीने बाद एक और खरीद ली, 6 महीने उसके 1 साल बाद पुरानी वाली मशीन जल गई, उसको बेच दिया, फिर एक और खरीद ली सेम डे पे। तो वो सारी मशीन का कैलकुलेशन करके आपने, इतना आसान नहीं है मेरा बच्चा, सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। कॉस्ट ऑफ मशीन 740 दी हुई है, पेन को क्या हुआ, स्क्रैप दिया हुआ है 60 अच्छा स्क्रैप नहीं, इंस्टॉलेशन है। स्पेंट ऑन इंस्टॉलेशन एस्टिमेटेड लाइफ 5 साल और स्क्रैप कितना है 40। बच्चों मैंने आपको बताया था जब तक एसेट पुट टू यूज ना हो जाए सारे खर्चे उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे। तो कॉस्ट कितनी हो गई, मैंने 60 क्यों लिख दिया, या तो यहाँ 80 कर देते हैं, चलो ठीक है। 740 प्लस 80 कितना हो गया, कितना हो गया 820 माइनस 40 कितना होता है, हाँ जो होता है 740 प्लस 80 होता है 820 माइनस 40 यानी 780 डिवाइड बाय 5, जो भी ये आएगा आंसर, ये डेप्री हो गया। अब रेट निकालने को बोलेंगे तो क्या करेंगे, डेप्री अपॉन कॉस्ट इनटू, so that's how you will get rate as per straight line method। कैलकुलेशन कुछ टाइपिंग एरर हो सकता है पर ऐसे कैलकुलेट होगा, समझ में आ रहा है आपको। सो दैट्स वो हाँ बोल रही हो से, यहाँ मुझे समझ में आ रहा है। एनीवेज सो कहने का ये मतलब है, आई अगेन से कि बहुत रेयर चांसेस है कि आपको एग्जाम में ये बोलें कि रेट ऑफ डेप्री निकाल दो, बट फॉर नॉलेज पर्पज यू शुड नो जी। अब ये जो स्ट्रेट लाइन मेथड है इसके क्या मेरिट्स हैं और क्या डीमेरिट्स हैं। इट इज अ वेरी सिंपल मेथड ऑफ कैलकुलेशन, वो तो हमें दिख रहा है। द बर्डन ऑफ डेप्री ऑन ईच ईयर इज इक्वल, हर साल के प्रॉफिट पे एक इक्वल बर्डन आता है इस मेथड से। एसेट कैन बी डेप्रिशिएटेड अप टू द स्क्रैप वैल्यू, क्यों, क्योंकि हमने पहले ही कर दिया कॉस्ट माइनस स्क्रैप, ठीक है ना। आगे चलते हैं, इसके डीमेरिट्स क्या है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिटरमाइन स्क्रैप वैल्यू। क्या हमारे पास अंदाजा ही है ना, पूरा चैप्टर एस्टिमेशन है, तो ये कह रहे हैं कि ये बहुत मुश्किल काम है कि आप किसी चीज की स्क्रैप वैल्यू का उसी दिन अंदाजा लगाएं जिस दिन आप उसे खरीद के लाए। लॉजिकल भी है, ये प्रॉब्लम आएगी ही, ठीक है। तो ये पूरा चैप्टर एस्टिमेशन है। इट इज अनरियलिस्टिक टू राइट ऑफ द वैल्यू। ये देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो अभी अंशिका ने पॉइंट उठाया था कि मैम अगर आप सेम वैल्यू से उसे डेप्रिशिएट करोगे तो हो सकता है वो एक दिन 0 वैल्यू पे पहुंच जाए, बट एज आई आंसर्ड कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल, ये अनरियलिस्टिक है कि किसी भी एसेट की वैल्यू 0 हो जाए। गाड़ी वाला तो ले ही जाएगा, हमारे न्यूज़पेपर भी बिक जाते हैं 10 रुपए किलो, लॉजिकल है राइट। ओके, so repair charges go on increasing year by year as the asset becomes older, but the amount of debris remains same। कितना अच्छा पॉइंट है, ये कह रहे हैं जैसे जैसे एसेट हमारा पुराना होता है ना वो ज्यादा रिपेयर मेंटेनेंस मांगता है, रोज ही कुछ ना कुछ टूटा फूटा रहेगा उसका, और अमाउंट ऑफ डेप्री क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। तो ये गलत है ना। मतलब ये कह रहे हैं कि वो पैरिटी नहीं है, कहने का मतलब एक तरफ उस पे खर्चे बढ़ रहे हैं और उसकी वैल्यू कम, सेम लेवल पे कम हो जा रही है, तो ये एक गैप क्रिएट हो जाता है। दैट्स व्हाट दिस वांट टू से। रिपेयर चार्जेस गो ऑन इंक्रीजिंग ईयर बाय ईयर बट द डेप्रिसिएशन रिमेन सेम, सो द टोटल बर्डन ऑन प्रॉफिट गोज इंक्रीजिंग ईयर बाय। समझ में आ रहा है आपको। मतलब आपका जो पीएनएल बनेगा बच्चे, उसमें आप रिपेयर भी डेबिट करोगे, उसमें आप डेप्री भी डेबिट करोगे,
डेप्री तो वहीं के वहीं खड़ा है, 10,000 मान लो हर साल, लेकिन ये रिपेयर बढ़ते जा रहा है, तो आपके पीएनएल पे बर्डन इंक्रीज हो रहा है हर साल। समझ में आ रहा है? वहीं अगर कॉन्ट्ररी ऐसा होता कि रिपेयर बढ़ता जाता और डेप्री घटता जाता, तो वो बैलेंस होता रहता ना, मतलब ले दे के बराबर बात आ जाती, तो वो कहना चाहते thus the burden will be lighter in the earlier years and heavier in the later years. Interest on capital invested in not considered. वो तो किसी भी मेथड में नहीं होता है, तो ठीक है। ये कह रहे हैं कि हम जो पैसा एसेट में लगाते हैं उसका इंटरेस्ट कंसिडर नहीं होता, डेप्री कैलकुलेट करते टाइम नहीं होता, ठीक है। चलिए, हाँ, तो उसको कंसिडर नहीं करते। अब आते हैं रिटर्न डाउन पे। रिटर्न डाउन में मैंने आपको बताया था कि बुक वैल्यू पे डेप्री लगता है, यानी जितनी वैल्यू बच जाती है डेप्रिशिएट होने के बाद उस पे हम रेट मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है जी। सो दिस मेथड इज आल्सो नोन एज डिमिनिशिंग बैलेंस, रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट। ये हो गया WDV, DBM, RBM, इसको जो नाम देना है, ठीक है, शॉर्ट RIM, RIM। ओके, so under this method depri is calculated on book value of the asset at a fixed percentage। अब सवाल उठता है मैम परसेंटेज कैसे निकलेगा, तो बच्चों आपको एक फॉर्मूला दे रखा है जिसको सिंपली नॉलेज के लिए मैंने लिखा हुआ है, अगेन नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, ठीक है। आपको ये फॉर्मूला से आंसर निकल जाएगा। 1 माइनस दिस n स्टैंड्स फॉर लाइफ, स्क्रैप वैल्यू तो पता है, कॉस्ट ऑफ एसेट पता है, यानी जितनी इसकी लाइफ होगी उतना आपने रूट कैलकुलेट करना है। 1 माइनस, बेटा एग्जाम में नहीं आएगा, इतना हाई हाई मत कर, नहीं आएगा रूट कैलकुलेट करने को, ठीक है। कैलसी तो अलाउड है नहीं आप लोगों को। उसके अलावा रूट कैलकुलेट करने का क्या ऑप्शन है? लॉग टेबल, वो भी नहीं ले जाते अकाउंट्स के पेपर में, तो मैं वही बोल रही हूँ, तो ये पेपर में नहीं आएगा। ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज बता रही हूँ कि इस फॉर्मूला से आपका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो जाएगा। कैसे? nth रूट ऑफ स्क्रैप वैल्यू अपॉन कॉस्ट ऑफ एसेट, वो 1 में से माइनस होगा और 100 से मल्टीप्लाई। अगर नोट करना चाहते हैं तो कर लीजिए, एक एग्जाम्पल भी मैंने आपके नोट्स में दे रखा है ना। तनेजा जी सॉर्टेड है लाइफ में, पेपर में आने वाला है, नहीं छोड़ दे, नहीं पढ़ना। ओके गुड, ये एक एग्जाम्पल मैंने सॉल्व किया हुआ है। मेरिट्स पढ़ते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू के मेरिट्स पढ़ते हैं। बच्चे हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ये लग रहा हो कि मैम इतना थ्योरी क्यों पढ़ा रही है, बट सी व्हाट आई बिलीव इज अकाउंट्स का प्रैक्टिकल सही होगा ही नहीं जब तक ये बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। मेरिट्स पढ़ते हैं WDV के। इट इज अ मोर प्रैक्टिकल मेथड, इट इज एक्सेप्टेड अंडर इनकम टैक्स। Equal charge against income as the amount of depreciation goes on decreasing and the repair goes on increasing. There is no undue pressure on the P&L. It is difficult to determine the rate of depreciation. अंदर रूट निकालना पड़ता है. So assets cannot be completely written off. Interest on capital is, मैंने बोला था ये तो दोनों ही मेथड में कंसिडर नहीं होता, तो ठीक है. इंटरेस्ट कैलकुलेट ये करते हैं. इतना लंबा थोड़ी हो गया क्लास, अभी 6:30 हुए. हाँ अभी इसको खत्म करो. SLM और WD अगली क्लास से क्वेश्चंस करेंगे पक्का, प्रॉमिस. ठीक है, नो मोर थ्योरी. ये लास्ट में करेंगे. ये न्यू टॉपिक है, टोटली न्यू टॉपिक है. डिफरेंस बिटवीन SLM एंड RBM. WDV. अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज इक्वल एवरी ईयर. दिस गोज ऑन डिक्रीजिंग. ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्री लगता है. यहाँ पे बुक वैल्यू कैन गो टू 0. इन दिस केस इट कैन नॉट गो टू 0. हाँ तो वो जाएगा ही नहीं, मैं वही बोल रही हूँ आपको. ये कह रहा है जा सकता है. हाँ लाइटर इन द जो प्रेशर होगा P&L पे, लाइटर इन अर्लियर ईयर्स एंड हैवियर इन लेटर ईयर्स. ऑलमोस्ट इक्वल रहता है हर साल. क्यों? क्योंकि रिपेयर बढ़ता जाता है और डेप्री घटता जाता है, तो टोटलिटी में वो सेम हो जाता है. अप्रूवल बाय इनकम टैक्स नॉट अप्रूव्ड. अप्रूव्ड. इनकम टैक्स इसे अप्रूव नहीं करता, नहीं लगाते हैं. नहीं, ऐसे कुछ लोग हैं जो उसमें आते हैं, बिलो इनकम लिमिट में आते हैं, टैक्स फाइल नहीं करते हैं, कोई जरूरी नहीं.
कैलकुलेशन इट इज वेरी इजी, इट इज वेरी अंडर रूट। एक्चुअली देखो वो भी होता है ना, जब आपको हर साल पता है कि मैंने 10% से मतलब फ्लैट 10,000 का डेप्री लगना है, तो हर साल डेप्री कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा। वहीं डब्ल्यूडी भी होगा, हर साल की बुक वैल्यू पे आपको लगाना पड़ेगा, करेक्ट। सो दैट्स ऑल फॉर द थ्योरी पार्ट आई कैन से, एज इन वी आर लेफ्ट विद दिस एसेट डिस्पोजल। ये पिछले साल तक तो कोर्स से हटा ही दिया था, ये कोर्स में था ही नहीं, इस बैच में ये ऐड कर दिया गया है वापस। सो यू हैव टू स्टडी दिस एसेट डिस्पोजल, दिस इज द लास्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर, ठीक है। तो चैप्टर में टोटल 5 चीजें प्रैक्टिकल करनी है, कुल मिला के कितनी चीजें पता होनी चाहिए। पहला, आपने एसएलएम से कैलकुलेट किया और एसेट अकाउंट को क्रेडिट किया, आरपीएम से कैलकुलेट किया, एसेट अकाउंट को क्रेडिट किया, एसएलएम से कैलकुलेट किया, प्रोविजन फॉर डेप्री खोला, आरबीएम से कैलकुलेट किया, प्रोविजन फॉर डेप्री, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 हो गया, 2 कैलकुलेट करने के मेथड और 2 रिकॉर्ड करने, और 5वां ये एसेट डिस्पोजल। तो कुल मिला के 5 चीजें करनी है हमने इस चैप्टर में। दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय। बाय बच्चों, बाय।